हेलो एंड वेलकम बैक टू ब्ले लर्नर K12। सो दिस इज आयुष राज एंड फिर से एक वन शॉट वीडियो आप सभी के सामने प्रेजेंट है। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में वो रहेगा क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट। राइट, तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि किस प्रकार से और क्या क्या कंटेंट्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए, आपके सामने प्रेजेंट है सिलेबस। ये ओल्ड सिलेबस है और यहाँ पर जो आपको दिख रहा है उसके बाद वो आपको न्यू सिलेबस दिख रहा है। ठीक है, तो पहले जो नाम था इस चैप्टर का वो था पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, जिसको चेंज करके प्लान डेवलपमेंट कर दिया गया। पहले आपको ये सारा कंटेंट पढ़ना होता था, अब आपको इस साल 2021 बोर्ड्स के लिए केवल 2 टॉपिक तैयार करना है, एनडीसी एंड नीति आयोग, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एंड नीति आयोग के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और आपको मैं बता दूं कि इन सब के बारे में बुक में आपको कहीं पे चीजें नहीं मिलेंगी। इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा सीबीएसई का रेफरेंस मटेरियल, जो कि सीबीएसई की वेबसाइट पे दे रखा है। हालांकि मैंने डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दे रखा है, उससे भी आप डाउनलोड कर सकते हो। सो सीबीएसई के सिलेबस के साथ आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन उसमें भी केवल नीति आयोग के बारे में बता रखा है। मतलब क्या, एनडीसी के बारे में हमें सीबीएसई ने कोई मदद नहीं करा है। तो हम लोग कहाँ से तैयार करेंगे? बिल्कुल इस वीडियो से। इस वीडियो में मैंने आपको कॉम्प्रिहेंसिवली तरीके से एनडीसी एंड नीति आयोग के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बता रखा है। राइट, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि केवल 2 टॉपिक तैयार करना है, लेकिन इस वीडियो में आपको सबसे पहले प्लानिंग के बारे में बताया जाएगा। ठीक है सर, ऐसा क्यों? देखिए, एनडीसी के बारे में और नीति आयोग के बारे में तभी आप ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ पाओगे, पहले आप उसके बैकग्राउंड को समझोगे कि इंडिया में क्यों प्लानिंग की ज़रूरत महसूस हुई, क्यों इंडिया में 5 ईयर प्लान शुरू किए गए, कहाँ से ये 5 ईयर प्लान का कंसेप्ट लाया गया। तो इन सब चीज़ों के बारे में आप पहले जानो, समझो, उसके बाद ही आप एनडीसी और नीति आयोग को ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ पाओगे। इसलिए मैंने आपको ये पहले टॉपिक जो इंट्रोडक्शन टॉपिक है उसको बहुत ही शॉर्ट में आपको समझा रखा है, एंड उसके बाद हम लोग एनडीसी और नीति आयोग के बारे में समझेंगे। राइट, सो हमारा क्या रहेगा कंटेंट या सीक्वल क्या रहेगा? पहले हम लोग प्लानिंग के बारे में समझेंगे एंड उसके बाद हम लोग एनडीसी एंड देन लास्ट में हम लोग नीति आयोग के बारे में समझेंगे, जो कि बहुत नया है, 2015 में ही एग्जिस्टेंस में आया है। तो नीति आयोग के बारे में समझेंगे। राइट, एंड इस वीडियो में आपको टाइम स्टैम्प भी दे रखा है। डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम मिल जाएगा, वहाँ पर आप क्लिक करके अगर आपको डायरेक्ट पढ़ना है नीति आयोग के बारे में, डायरेक्ट आपको एनडीसी के बारे में पढ़ना है, रिवाइज करना है, तो उस चीज़ के हिसाब से आप चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने आपको सारा कुछ दे रखा है। हालांकि इस वीडियो में आपको ना केवल वीडियो लेक्चर मिलेगा, बल्कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पर नोट्स भी मिल जाएंगे, नोट्स भी प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिख रहा होगा, वहाँ पर आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। हालांकि अदर नोट्स के लिए आप टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पर आप टेलीग्राम लिंक दिख रहा होगा। हालांकि आप ब्ले लर्नर K12 वहाँ पर सर्च करोगे तो वहाँ पर भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है। हालांकि अगर आप टेलीग्राम नहीं यूज़ करते हो फिर भी आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पर ड्राइव का लिंक दे रखा है, वहाँ पर आप नोट्स निकाल सकते हो, वो डाउनलोड कर सकते हो। देन आपको डिस्क्रिप्शन में ही एक MCQ का एक प्रैक्टिस सेट दे रखा है। आप इस वीडियो को पहले देखोगे एंड देन उसके बाद MCQ को प्रैक्टिस करोगे। इसके बाद अपने आप को आप तौल सकते हो, यहीं पर आप टेस्ट कर सकते हो कि आपने क्या क्या चीज़ें सीखा। ठीक है, तो MCQ को भी आप टेस्ट कर सकते हो। देन फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप बिल्कुल, कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला हुआ है, आप कमेंट सेक्शन में पूछो, या फिर डिस्क्रिप्शन में ही एक लिंक दे रखा है, वहाँ पर भी आप डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, तो सारा कुछ कंप्लीट पैकेज, ना केवल वीडियो बल्कि नोट्स प्लस MCQ प्रैक्टिस प्लस इवन की डाउट क्लियरेंस फॉर्म, सारा कुछ इस वीडियो में प्रोवाइड किया गया है। तो फिर देर किस बात की, चलिए स्टार्ट करें सेशन को। लेट्स गेट स्टार्टेड। एक क्वेश्चन आपके सामने पेश है। अगर आपको इस क्वेश्चन का जवाब आता है, वीडियो पॉज करिए एंड कमेंट सेक्शन में जाकर आंसर दीजिए। एंड अगर आपको नहीं आता है, वीडियो में बने रहिए, लास्ट में आप इस लायक हो जाओगे कि इस क्वेश्चन का जवाब बहुत आसान तरीके से दे सको। सो क्वेश्चन इज, हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया? जवाहरलाल नेहरू, बलदेव सिंह, या फिर BR अम्बेडकर, या फिर जयप्रकाश नारायण? आपको इसका जवाब कमेंट सेक्शन में देना है। सबसे पहले हम लोग डेवलपमेंट के बारे में समझ लेते हैं। डेवलपमेंट आखिर होता क्या है? क्या उसका कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन दिया जा सकता है? नहीं, डेवलपमेंट का कोई एक एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं दिया जा सकता, बिकॉज डिफरेंट सेक्शन ऑफ द पीपल के लिए डेवलपमेंट के मतलब अलग अलग होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए फार्मर के लिए डेवलपमेंट कुछ और होगा, एक बिजनेसमैन के लिए डेवलपमेंट कुछ और होगा। ठीक है, और सोचिए कि सोसाइटी में जो एक पुअर है उसके लिए डेवलपमेंट के मीनिंग कुछ अलग होंगे, रिच के लिए डेवलपमेंट के मीनिंग कुछ अलग होंगे, एक गर्ल है उसके लिए डेवलपमेंट के मीनिंग कुछ और साथ ही साथ बॉय के लिए डेवलपमेंट का मीनिंग कुछ और ही हो जाएगा। मतलब क्या हो गया, डिफरेंट सेक्शन ऑफ पीपल डेवलपमेंट को अलग अलग तरह से देखते हैं। ये आपने क्लास 10 में भी पढ़ रखा होगा, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स।
ठीक है, तो ये चीज़ होती है। और इवन की बात करें आप रीजन के क्षेत्र में, आई मीन अगर कंट्री के बारे में बात करें, स्टेट के बारे में बात करेंगे, तो हर एक रीजन के अपने अपने डेवलपमेंटल गोल होते हैं, राइट। तो डेवलपमेंट का कोई एक एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं दिया जा सकता, क्योंकि हर एक व्यक्ति के, हर एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के अलग अलग डेवलपमेंटल गोल होते हैं। इसको एक एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। किसी नदी पर डैम बनाया गया, फॉर एग्जाम्पल के लिए डैम बनाया गया इस नदी पे। इससे क्या होगा कि इंडस्ट्रीज बहुत खुश होंगे, बिकॉज उनको बहुत चीप रेट पे इलेक्ट्रिसिटी मिल पाएगा, तो उनको प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन क्या इसका ये मतलब हो गया कि सभी के लिए यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ इस डैम बनने से? नहीं। सोचिए उस किसान के बारे में जिसकी जमीन इस डैम बनाने से डूब गई, उसके लिए तो ये बहुत ही दुखदाई चीज हो गया। तो मतलब क्या, उसके लिए तो डेवलपमेंट नहीं लेके आया डैम। तो डैम डेवलपमेंट है इंडस्ट्रीज के लिए, बट नॉट फॉर द फार्मर, राइट। तो मतलब क्या हो गया, हर एक व्यक्ति के डेवलपमेंटल गोल अलग अलग होते हैं। इसके लिए डेवलपमेंट कुछ और ही होता, यहाँ पर केवल इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हुआ, यहाँ पर फार्मर का डेवलपमेंट तो नहीं हुआ ना। तो डेवलपमेंट के जो मीनिंग है ना, वो हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए अलग अलग होते हैं। ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। और वहीं अगर इंडिया की बात करें कि इंडिया में डेवलपमेंट के मीनिंग क्या हो सकते हैं, तो देखिए, अगर ओवरऑल अगर बताने की कोशिश करूँ तो इंडिया में डेवलपमेंट के मीनिंग हो गए कि यहाँ पर सोशल इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो, सोसाइटी भी प्रोग्रेस करे और इकोनॉमी भी प्रोग्रेस करे। हमारा मतलब क्या हो गया कि सोशल इक्वालिटी भी आए, फॉर एग्जाम्पल पॉवर्टी रिड्यूस हो, फॉर एग्जाम्पल के अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस हो, राइट, इनइक्वालिटी रिड्यूस हो, साथ ही साथ इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी हो, हमारा जीडीपी भी ग्रो करे, हमारा पर कैपिटा इनकम भी ग्रो करे, राइट। साथ ही साथ हमारा जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है वो रिड्यूस हो। तो मतलब क्या हो गया कि सोशल स्फेयर में तो डेवलपमेंट हो ही, साथ ही साथ इकोनॉमिक स्फेयर में भी डेवलपमेंट हो, इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी हो, पॉवर्टी कम हो, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो, साथ ही साथ इनइक्वालिटी कम हो। तो मतलब इंडिया में डेवलपमेंट के मीनिंग को अगर आप समराइज करने की कोशिश करो तो आप कहोगे कि सोशो इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो, साथ ही साथ पॉवर्टी में रिडक्शन, अनएम्प्लॉयमेंट में रिडक्शन एंड इनइक्वालिटी में रिडक्शन, राइट। तो ये चीजें थी। अब इसके लिए इंडिया के पास दो मॉडल था। मतलब क्या कि अब इंडिया आज़ाद हो चुका है, अब इंडिया के पास दो ऑप्शन अवेलेबल हैं कि उन दोनों ऑप्शन में से कोई भी एक मॉडल चूज करे, बिकॉज इंडिया को क्या करना था, डेवलपमेंट। क्या करना था इंडिया में, डेवलपमेंट करना था। अब इंडिया आज़ाद हो चुका है, इंडिया अब एक स्वतंत्र देश के रूप में सांस ले रहा है। अब यहाँ पर नेताओं को ये ज़रूरत आन पड़ी, ये ज़रूरत महसूस हुई कि अब भारत के लोगों को विकास की तरफ उन्मुख किया जाए, विकास की तरफ ले जाया जाए, उनको गरीबी से दूर किया जाए, उनको बेरोजगारी से दूर किया जाए, उनको अशिक्षा से दूर किया जाए। तो इन सब के लिए इंडिया के पास कौन से ऑप्शन अवेलेबल थे, दो ऑप्शन अवेलेबल थे। पहला था कैपिटलिज्म, जो कि यूएस फॉलो कर रहा था। यूएस, आपने कोल्ड वॉर वाले चैप्टर में इस टॉपिक को पढ़ रखा है कि कैपिटलिज्म का एक कह सकते हो फ्लैग बेयरर वो था यूएस, एंड दूसरी तरफ था सोशलिज्म, जो कि यूएसएसआर, जो आप प्रेजेंट डे रशिया कहते हो, तो यूएसएसआर सोशलिज्म का एक फ्लैग बेयरर था। तो इंडिया के पास दो मॉडल अवेलेबल थे, या तो यूएस का कैपिटलिज्म फॉलो करे और या फिर वो यूएसएसआर का सोशलिज्म फॉलो करे। अब इसके बीच में थोड़ा सा डिफरेंस आप समझ लीजिए। कैपिटलिज्म जो बात करता है ना, वो प्रॉफिट मेकिंग की बात करता है कि प्रॉफिट मेकिंग हो, केवल प्रॉफिट के लिए काम हो, लेजर फेयर। जो आप एडम स्मिथ की बुक पढ़ोगे तो उसमें एक कंसेप्ट दिया था एडम स्मिथ ने, जो एडम स्मिथ, इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है, मॉडर्न इकोनॉमिक्स। तो उन्होंने कहा था लेजर फेयर हो, मतलब क्या, नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होना ही नहीं चाहिए। लोगों को, बिजनेसमैन को, इंडस्ट्रियलिस्ट को फ्री छोड़ देना चाहिए कि वो कंपीट करे। इंडस्ट्रियलिस्ट लोग इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ कंपीट करे, कंज्यूमर्स कंज्यूमर्स के साथ कंपीट करे, और सब लोग केवल किसके लिए काम करे, प्रॉफिट मेकिंग के लिए। ये कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी। सोशलिज्म की आइडियोलॉजी क्या कहती है, सोशलिज्म की आइडियोलॉजी कहती है कि सभी रिसोर्सेज पे, सभी इकोनॉमिक रिसोर्सेज पे सोसाइटी का हक हो, वो किसी एक व्यक्ति के हाथों में नहीं हो। कैपिटलिज्म क्या कहता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, क्या हो, प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, एंड इंडिविजुअल्स क्या करें, इस चीज को प्रॉफिट मेकिंग के लिए यूज करें। मतलब रिसोर्सेज पे हक किसका हो, प्राइवेट लोगों का। बट सोशलिज्म क्या कहता है कि रिसोर्सेज पे किसका स्वामित्व हो, किसका अधिकार हो, सोसाइटी का। इट मीन्स गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है कि वो रिसोर्सेज का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करे सोसाइटी के सभी लोगों के। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक लैंड है, तो अभी ये गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है कि इस लैंड को एक व्यक्ति के हाथ में ना रहने दे,
गवर्नमेंट क्या करे कि जिसको जितनी जरूरत है उतना उतना लैंड डिस्ट्रीब्यूट कर दे। ये चीज होती है, ये सोशलिज्म आइडियोलॉजी, सोशलिज्म की आइडियोलॉजी है जो कि यूएसएसआर फॉलो किया करता था। तो इंडिया के पास दोनों मॉडल अवेलेबल है, या तो इंडिया कैपिटलिज्म को फॉलो कर ले या तो इंडिया सोशलिज्म को फॉलो कर ले। अब इंडिया के जो नेता लोग हैं उनके पास ये समस्या उत्पन्न हो गई कि इंडिया कौन सा मॉडल अडॉप्ट करे। इंडिया कैपिटलिज्म अडॉप्ट करे जो कि यूएस फॉलो कर रहे हैं, और सोशलिज्म अडॉप्ट करे जो कि यूएसएसआर फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, दोनों में अपने प्रो एंड कॉन्स, दोनों के अपने अपने। ठीक है, इंडिया ने चुना यूएसएसआर मॉडल। इंडिया के जो बड़े लीडर्स थे, जैसे आप कुछ नाम जानते हो, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, वो जो थे उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, वो यूएसएसआर के सोशलिज्म एंड सोशलिस्टिक आइडियोलॉजी से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। एंड इंडिया में आप जानते हो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भी बन चुकी थी 1920s के दौरान, 25 में अगर प्रिसाइजली कहूँ 25 में सीपीआई पार्टी भी बन चुकी थी, जो कि बाद में 1964 में सीपीआई से स्प्लिट हो गए, सीपीआई-एम जो बना था। एनीवे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो कि यूएसएसआर की आइडियोलॉजी से प्रभावित थी। तो ये सब लोग क्या चाहते थे? ये सब लोग चाहते थे कि इंडिया किस तरह की अर्थव्यवस्था बने, सोशलिस्टिक अर्थव्यवस्था बने, समाजवादी अर्थव्यवस्था, जहां पर गवर्नमेंट क्या करे, गवर्नमेंट रिसोर्सेज को एलोकेट करे, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो, यहाँ पर रिसोर्सेज किसके पास हो, गवर्नमेंट के पास हो, और गवर्नमेंट वेलफेयर के लिए लोगों को रिसोर्स का आवंटन करे। इसके लिए क्या किया गया? प्लानिंग किया गया, और हमारे देश में प्लानिंग की शुरुआत हुई। प्लानिंग मतलब होता क्या? प्लानिंग मतलब सिस्टमैटिक यूटिलाइजेशन ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज। प्लानिंग मतलब अवेलेबल रिसोर्सेज का सिस्टमैटिक यूटिलाइजेशन। फॉर एग्जांपल के लिए आपके पास 2 मंथ का टाइम है, आपके बोर्ड्स के लिए 2 मंथ का टाइम है फॉर एग्जांपल के लिए, तो आपके पास रिसोर्स कितना अवेलेबल है? 2 मंथ। आप क्या करोगे? इसको सिस्टमैटिकली यूटिलाइज करोगे। ठीक है, आपका टारगेट है क्या? बोर्ड्स फोड़ना है, बट रिसोर्स कितने हैं आपके पास? 2 मंथ। तो आप इसको क्या करोगे? सिस्टमैटिक यूटिलाइज करोगे। आप प्लान बनाओगे कि मुझे इस वीक में पॉलिटी खत्म करना है, इस वीक में मुझे हिस्ट्री खत्म करना है, इस वीक में मुझे इंग्लिश खत्म करना है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये प्लानिंग क्या है? सिस्टमैटिक आप यूटिलाइज करोगे इस मंथ को। अगर आप बिना प्लानिंग किए बस बोर्ड को टारगेट करके चल रहे हो, तो एक कहावत है ना, इफ यू फेल टू प्लान यू आर प्लानिंग टू फेल। मतलब क्या? अगर आप प्लान नहीं बना पाते हो, प्लानिंग के साथ आगे नहीं चलते हो, तो आप क्या कर रहे हो? आप बेसिकली फेल होने की तैयारी कर रहे हो। तो हमेशा क्या करना चाहिए? प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो भारत ने भी यही सोचा कि प्लानिंग करते हैं। किस चीज़ की प्लानिंग करेंगे? कि जो हमारे पास रिसोर्स अवेलेबल है, बी इट नेचुरल रिसोर्स या आर्टिफिशियल रिसोर्स, जो भी चीज़ है, उसको प्लान करके उसको अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ताकि सभी का भला हो। क्या हो? यहाँ पर वेलफेयर हो। तो लोगों में प्लानिंग को लेकर अलग अलग विचार थे। बहुत सारे लोग थे जो कि कहते थे कि नहीं नहीं कैपिटलिस्टिक आइडियोलॉजी को अपनाया जाए, कुछ लोग कहते थे नहीं सोशलिस्टिक आइडियोलॉजी को अपनाया जाए, कुछ लोग कहते थे प्लानिंग होना चाहिए, गवर्नमेंट को इसमें इंटरवीन करना चाहिए, बट कुछ लोग कहते थे कि गवर्नमेंट को इसमें इंटरवीन करने की जरूरत नहीं थी, जो कि कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी से जो प्रभावित थे। लेकिन इतने सारे डिफरेंसेस के बावजूद भी एक जो पॉइंट था जिसपे सभी लोग सहमत थे, वो ये कहते थे कि गवर्नमेंट को एक डिजाइन तो बनाना ही चाहिए, क्योंकि हम लोग डेवलपमेंट को प्राइवेट एक्टर्स पे नहीं छोड़ सकते हैं। मतलब क्या? इस पे आपसी सहमति बन चुकी थी कि आप डेवलपमेंट को प्राइवेट प्लेयर्स पे नहीं छोड़ सकते हो, बिकॉज देश की स्थिति उस समय बहुत बेहतर नहीं थी। यहाँ पर अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी चरम पे थी, तो आप प्राइवेट प्लेयर्स पे नहीं छोड़ सकते हो ये सारी जिम्मेवारी। तो सभी लोग इस बात पे आखिर सहमत हो गए कि नहीं नहीं, गवर्नमेंट को एक स्टेप उठाना चाहिए, गवर्नमेंट को एक डिजाइनिंग करनी चाहिए, एक प्लानिंग करनी चाहिए। ठीक है, एक डेवलपमेंट के लिए प्लानिंग करने की जरूरत है गवर्नमेंट को। और इसके पीछे के रीजन और समझिए क्या था इसके पीछे के रीजन। देखिए 1930s का दौर हमारे पूरे विश्व के इतिहास के लिए बहुत बुरा दौर रहा, बिकॉज ग्रेट डिप्रेशन, विश्व ग्रेट डिप्रेशन में फैला, जिसमें अमेरिका और यूरोप के कई सारे देश प्रभावित हुए थे। ये देखकर लगा कि नहीं नहीं कैपिटलिस्टिक आइडियोलॉजी जो है ना, वो उतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है, बिकॉज कैपिटलिस्टिक आइडियोलॉजी के अपने लूप होल्स है, बिकॉज यहाँ पर रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन होता है। क्योंकि आप काम किसके लिए करते हो? बिकॉज प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करते हो। तो प्रॉफिट के लिए जब आप काम करोगे तो रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन करोगे। तो इस चक्कर में क्या हुआ कि 1930s में, ठीक है, 1930s में ग्रेट डिप्रेशन, महामंदी जिसको कह सकते हैं, अब तक का सबसे बड़ा मंदी आ चुका था, और कैपिटलिस्टिक आइडियोलॉजी पर से लोगों का विश्वास उठता हुआ जा रहा था। मतलब प्राइवेट प्लेयर्स पे अगर आप डेवलपमेंट छोड़ दोगे तो स्थिति कुछ इस प्रकार की हो जाएगी। तो ये देखने को मिला था। फिर जापान एंड जर्मनी
का एग्जाम्पल हम लोगों को देखने को मिला, जहां पर क्या किया गया, इन दोनों देश ने बर्बाद होने के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये दोनों ही देश बर्बाद हो चुके थे। आपको पता होगा जापान में क्या हुआ कि हिरोशिमा नागासाकी पे 2 एटम बम गिराए गए थे और उसके बाद ये पूरा बर्बाद हो चुका था। लेकिन कुछ ही सालों में जापान कुछ इस स्थिति में पहुंच चुका था। जर्मनी का भी हाल कुछ ऐसा ही हुआ। जापान और जर्मनी एक ही, आपको पता होगा कि ये सब एक्सिस पावर में थे, तो जर्मनी की भी स्थिति कुछ बहुत खराब हुई, क्योंकि हिटलर का रूल था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, एंड हिटलर के मरने के बाद जर्मनी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। सेकेंड वॉर खत्म होने के बाद पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी। लेकिन जर्मनी और जापान ने एक एग्जाम्पल दिया पूरे विश्व के सामने कि नहीं, अगर गवर्नमेंट चाहे तो एक बर्बाद से देश को भी बेहतर बना सकती है। तो इंडियन लीडर्स को लगा नहीं, ये तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। देखो जापान को देखो, देखो जर्मनी को देखो, वहां पर गवर्नमेंट ने क्या किया, खुद से जिम्मेदारी उठाई और देश को बहुत बेहतर बना दिया। साथ ही साथ इंडियन लीडर्स ने देखा कि यूएसएसआर ने अपने यहाँ पर प्लानिंग अडॉप्ट करके, जो 5 ईयर प्लान है, यूएसएसआर ने ही सबसे पहले 5 ईयर प्लान अडॉप्ट किया था, 5 ईयर प्लान स्टार्ट किया था। तो ये 5 ईयर प्लान को अडॉप्ट करके यूएसएसआर भी इकोनॉमिक ग्रोथ करता जा रहा है। तो मतलब क्या, कैपिटलिस्टिक आइडियोलॉजी को अडॉप्ट करने का ख्याल इंडियन लीडर्स के पास आया ही नहीं, बिकॉज कैपिटलिस्टिक आइडियोलॉजी को फेलियर मिल चुका था 1930s में। तो इंडियन लीडर्स ने सोचा कि नहीं, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग यूएसएसआर की आइडियोलॉजी अपनाते हैं। यूएसएसआर की आइडियोलॉजी क्या कहती है? यूएसएसआर की आइडियोलॉजी कहती है कि एक प्लानिंग अथॉरिटी हो, क्या हो, एक प्लानिंग अथॉरिटी हो, सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी हो, जिसका काम क्या हो कि पूरे देश में, सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी मतलब पूरे देश में किस प्रकार से रिसोर्सेज का एलोकेशन हो, किस प्रकार से रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन हो, उसके लिए एक अथॉरिटी, एक बॉडी हो जो क्या काम करे, जो 5 ईयर प्लान बनाए, जो कि देश में किस प्रकार से ग्रोथ हो, इकोनॉमिक ग्रोथ है, डेवलपमेंट हो, उसको देख सके। फॉर एग्जाम्पल ये 2020 है, तो अब 5 साल के लिए क्या किया जाएगा, 2025 तक के लिए प्लान बनाया जाएगा कि इन 5 सालों में हमें इकोनॉमी को इतना % से ग्रो करवा देना है, या एजुकेशन का लेवल इतने % से इंक्रीज करवा देना है, अनएम्प्लॉयमेंट को इतने % से रिड्यूस करा देना है। मतलब 5-5 सालों के लिए प्लान बनाती थी यूएसएसआर, सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी थी। तो इंडिया ने भी सोचा नहीं, ये बहुत अच्छा है, एक सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी अपने यहाँ पे बनाएंगे और उसको काम दे देंगे कि आप 5 ईयर प्लान बनाओ और 5-5 साल के लिए प्लान बनाते हुए चलेंगे। इसलिए इंडिया ने यूएसएसआर से ये चीज सीखा और इंडिया में भी प्लानिंग कमीशन बनाया, इंडिया में प्लानिंग कमीशन का निर्माण किया गया। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये आए कि इंडिया ने प्लानिंग कमीशन को किस देश से सीखा है, तो आप लिखोगे यूएसएसआर, या फिर आप कह सकते हो रशिया। हालांकि उस समय तो यूएसएसआर था, रशिया बाद में 1990s के बाद जब डिसइंटीग्रेशन होता है यूएसएसआर का तब बनता है, बट ऑप्शन में यूएसएसआर है तो आप उसको टिक करोगे, राइट। तो इंडिया ने 5 ईयर प्लान को भी कहां से लिया, यूएसएसआर से। इंडिया ने प्लानिंग कमीशन को कहां से अडॉप्ट किया है, यूएसएसआर से। तो ये दोनों चीज आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन क्या ये प्लानिंग कमीशन अचानक से बन गया? नहीं, इंडिया में बहुत दिनों पहले से ही कुछ चीजें हो रही थी, कुछ डेवलपमेंट हो रहा था, जो कि अल्टीमेटली प्लानिंग कमीशन बनता है और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज के समय में नीति आयोग के साथ काम कर रहे हैं। तो प्लानिंग कमीशन को एक सडन इन्वेंशन नहीं था। 1936 में एम विश्वेश्वरैया ने, जिनके बर्थडे पे हम लोग इंजीनियर्स डे भी मनाते हैं, उन्होंने एक बुक पब्लिश किया था जिसका नाम था प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। इसमें उन्होंने 10 ईयर प्लानिंग की बात करी थी। मतलब उन्होंने एक विचार दिया था कि इंडिया में 10 ईयर प्लान बनाए जाए, और ये विचार उन्होंने किस पुस्तक में दिया था, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। ठीक है, तो ये विचार बहुत पहले आ चुका था कि इंडिया में भी प्लानिंग कमीशन हो, जो कि क्या करे, इंडिया को प्लान्ड तरीके से आगे करे, जो कि इंडिया में प्लान तरीके से डेवलपमेंट करे। और उन्होंने प्रपोज किया था कि 10 ईयर प्लान्स बनाए जाए। फिर 1938 में नेशनल प्लानिंग कमेटी की शुरुआत करी गई और ये शुरुआत किया गया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। लेकिन क्योंकि फिर 1939 में आपको पता है वर्ल्ड वॉर सेकेंड शुरू हो चुका था, एंड फिर बहुत सारे लीडर्स जो थे उनको जेल में डाल दिया गया था, तो इन सब की वजह से ये जो नेशनल प्लानिंग कमेटी था ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया। एंड देन उसके बाद एक बॉम्बे प्लान आता है, जो कि 8 इंडस्ट्रीज, जो उस समय के बड़े इंडस्ट्रीज थे, जैसे टाटा और बिरला, जेडी बिरला, ठाकुर दास, पुरुषोत्तम दास, ऐसे बहुत सारे जो इंडस्ट्रीज थे उस समय के एमिनेंट इंडस्ट्रीज, उन्होंने 1944 में बॉम्बे प्लान दिया था। बेसिकली इन लोगों ने एक प्लान सजेस्ट किया था कि इंडियन गवर्नमेंट को, उन्होंने कहा था कि आप इस प्लान के हिसाब से चलो। इसमें उन्होंने बात की थी, बेसिकली इंडस्ट्रीज थे तो वो बात कर रहे थे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। उसके बाद फिर पीपल्स प्लान आया, ये एम एन रॉय के द्वारा दिया गया था। फिर उसके बाद गांधीयन प्लान आया, ये श्रीमन नारायण अग्रवाल के द्वारा प्रपोज किया गया था 1944 में। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि गांधीयन प्लान किनके द्वारा, तो आप महात्मा गांधी नहीं लिख दोगे, वहां पर आप लिखोगे श्रीमन नारायण अग्रवाल या फिर श्रीमान नारायण अग्रवाल, जिन्होंने 1944 में एक गांधीयन प्लान को प्रपोज किया था।
फिर उसके बाद सर्वोदय प्लान, जो कि जयप्रकाश नारायण, जिनको जेपी कहा जाता है, और उन्होंने 1950 में ये सर्वोदय प्लान को प्रपोज किया था, राइट। एंड इन सब की बदौलत आप कह सकते हो कि ये सब एक बैकग्राउंड इमेज था। इसके बाद जो फाइनल फिगर निकल के आता है वो निकल के आता है प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया ये बना मार्च 1950 में, और अगर प्रिसाइजली कहूँ तो 15 मार्च 1950 को प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया बनाया गया बाय सिंपल रिजोल्यूशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका मतलब ये हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं, प्लानिंग कमीशन इज ए नॉन कॉन्स्टिट्यूशन नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। इसका मतलब ये हो गया कि प्लानिंग कमीशन का जिक्र आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, ठीक। एंड साथ ही साथ ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं। स्टैट्यूटरी बॉडी होने का मतलब ये होता है कि सरकार के किसी एक्ट के द्वारा बनता है। एक्ट मतलब कानून के द्वारा पास करके अगर आप कोई बॉडी बना रहे हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हो, तो स्टैट्यूटरी बॉडी हो जाता है। बट ये वैसा भी नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव एक्शन के द्वारा बना है। एक सिंपल रिजोल्यूशन, एक सिंपल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया गया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जो कि एडवाइस होते हैं बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और उनके बाद प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया का गठन किया गया ऑन 15 मार्च 1950। और इसके जो चेयरमैन होते थे वो एक्स ऑफिसो चेयरमैन होते थे। मतलब क्या हो गया, जो भी प्राइम मिनिस्टर होंगे इंडिया के वही इसके चेयरमैन होंगे। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, तो जवाहरलाल नेहरू, बिकॉज जो भी प्राइम मिनिस्टर होंगे इंडिया के वो चेयरमैन होंगे, एक्स ऑफिसो चेयरमैन। एक्स ऑफिसो मतलब होता है पदेन अध्यक्ष। पदेन मतलब जो भी प्राइम मिनिस्टर के पद पे होगा वही योजना आयोग का अध्यक्ष होगा, राइट। तो पहले अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। बट बाद में इसी प्लानिंग कमीशन को अबॉलिश करके बाद में इसके जगह पे नीति आयोग का गठन किया जाता है, जिसके बारे में हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, जो आपके सिलेबस का पार्ट है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो प्लानिंग कमीशन को फाइनली खत्म कर दिया गया। 2014 ये इसका आखिरी साल था, एंड 2015 के बाद से नीति आयोग हमारे देश में फंक्शन कर रहा है। तो आप कह सकते हो प्लानिंग कमीशन की जगह पे नीति आयोग 2015 के बाद से फंक्शन कर रहा है, जिसके बारे में हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बट ये जानना जरूरी है हम लोगों के लिए कि ये प्लानिंग कमीशन क्या क्या करती थी। देखिए, ये 5 ईयर प्लान को सजेस्ट क्या करती थी कि इंडिया में ये 5 ईयर प्लान होना चाहिए, अर्थात कि ये सजेस्ट करते थे कि इंडिया को किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। इंडिया को अभी एग्रीकल्चर पे ध्यान देना चाहिए, या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन पे ध्यान देना चाहिए, या फिर अभी शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए, इंक्लूसिव ग्रोथ पे, एंड बहुत सारी चीज़ें। तो इस हिसाब से प्लानिंग कमीशन ने अपने खत्म होने से पहले 12 5 ईयर प्लान को इंडिया में एग्जीक्यूट करा। एंड आप देख सकते हो कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो कि 1951 से 56 के दौरान रहा, क्योंकि आप पता है 1950 में प्लानिंग कमीशन बनाई और 51 से पहली पंचवर्षीय योजना शुरुआत करी गई, और ये 51 से 56 तक पहली, एंड फिर 56 से 61 तक दूसरी, तीसरी 61 टू 66। एंड उसके बाद क्या होगा कि 3 एनुअल प्लान लाने की जरूरत पड़ी, क्योंकि आपको पता होगा कि 1962 में चाइना के साथ लड़ाई हुआ था, एंड उसमें हम लोग हार गए थे अनफॉर्चुनेटली। एंड उसके बाद 1965 में पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई, आज तक हमेशा जीतते आए। तो ये दोनों लड़ाई के कारण इतना ज़्यादा बर्डन पड़ चुका था, इकोनॉमिक बर्डन, जिसके बाद पंचवर्षीय योजना के जगह पे 3 एनुअल प्लान को लाया गया। मतलब क्या, 1966 से 67, फिर 67 से 68 एंड 68 से 69, ये 3 एनुअल प्लान को लाया गया बिकॉज फॉर वेरियस रीजन, बिकॉज मानसून भी खराब हुआ था, ऊपर से आप देख रहे हो यहाँ पे 2 लड़ाइयाँ इंडिया ने लड़ी थी उस दौरान। उसके बाद 3 एनुअल प्लान लाया गया, फिर 4th हुआ। उसके बाद जब 5th की बारी आई तो एक नया झमेला शुरू हो गया, बिकॉज 1974 से 79 तक इसका पीरियड था। बट बीच में क्या होगा कि इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट इमरजेंसी के दौरान, इमरजेंसी के बाद 1977 में जब इमरजेंसी खत्म हुआ, उसके बाद इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट गिर गई, और उसके जगह पे पहली बार नन कांग्रेस गवर्नमेंट यूनियन में बनी, और मोरारजी देसाई उसके हेड बने। तो उन्होंने क्या किया कि ये जो 5 ईयर प्लान था इसको बीच में ही ड्रॉप कर दिया, एंड 78 में उन्होंने ड्रॉप कर दिया, एंड 79 से उन्होंने अपना ही प्लान शुरू कर दिया, जिसको 6th प्लान बोला गया, ठीक है। मतलब उन्होंने 6th प्लान शुरू कर दिया था। लेकिन जब 80 की बारी आई, देखिए 6th प्लान 1979 में शुरू हो गया और ये 84 तक चलता, लेकिन 1980 में क्या हो गया, इंदिरा गांधी वापस से सरकार में आ गई, और उन्होंने ये जो 5 ईयर प्लान था जो कि मोरारजी देसाई के द्वारा लाया गया था, इसको खत्म करके अपना 6th प्लान शुरू कर दिया। तो मतलब क्या, इंदिरा गांधी 1980 में आई और उन्होंने 1980 से 85 के लिए फिर नया प्लान, मतलब 6th प्लान शुरू किया, और जो ये प्लान था उसको एनुअल प्लान का नाम दे दिया गया, क्योंकि ये बेचारा सर्वाइव भी कर पाए एक ही साल, लेकिन इसको चलना था 1979 से 84 के बीच में, लेकिन मोरारजी देसाई की सरकार बीच में गिर गई और इंदिरा गांधी ने इसको कंटिन्यू नहीं किया, इसको बीच में ही खत्म करके अपना प्लान शुरू किया, माई वे और स्काई वे। देन 7th
फिर उसके बाद एनुअल प्लान, बिकॉज 1990 से 1992 के दौरान में भारत में बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस रहा, बहुत सारी सरकार आए, बहुत सारी सरकार गिर भी गई, तो इस कारण से यहाँ पर एनुअल प्लान। और इवन कि आपको पता होगा कि 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स वगैरह आई, तो इस कारण से यहाँ पर एनुअल प्लान लाए गए थे। ठीक है, फिर 8th, 9th, 10th, 11th एंड 12th, और लास्ट जो 5 ईयर प्लान था वो 12th 5 ईयर प्लान, जो कि 2012 से 2017 के बीच में रहा। और अगर आपको याद करना है तो याद रखने के लिए ऐसे हो कि 12th जो 5 ईयर प्लान था वो 2012 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो लेकिन आप फिर सोचोगे सर ये तो आपने कहा कि नीति आयोग तो 2015 में ही आ चुकी थी, तो ये 2017 तक कैसे सस्टेन कर गया? देखिए, प्लानिंग कमीशन ने 17 तक बना रखा था ना, तो इसको कंटिन्यू रहने दिया गया। ठीक है, कंटिन्यू रहने दिया गया। बट प्लानिंग कमीशन कब एबॉलिश हो चुका था? 2014 में ही ये खत्म हो चुका था, और 2015 से नीति आयोग आज हमारे देश में काम कर रहे हैं, जिसको हम लोग अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अब हम लोग समझते हैं एनडीसी के बारे में। देखिए, एनडीसी एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल होने का अर्थ ये हो गया कि संविधान में आपको कहीं पर भी एनडीसी का जिक्र नहीं मिलेगा। जैसे आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जानते हो, जैसे आप यूपीएससी को जानते हो, जैसे आप फाइनेंस कमीशन को जानते हो, तो ये सब कौन सी बॉडी है? ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, राइट। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होने का मतलब क्या हो गया कि संविधान में इन सब के बारे में आपको कहीं ना कहीं जिक्र मिल जाएगा, राइट। बट एनडीसी के बारे में आपको कहीं पर भी संविधान में जिक्र नहीं मिलेगा। अर्थ क्या हुआ कि ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, राइट। उसके बाद स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होता है? देखिए, स्टैट्यूटरी बॉडी होता है कि मतलब आपको किसी एक्ट के द्वारा बनाया गया हो, मतलब पार्लियामेंट ने कोई एक्ट पास करा, कोई कानून पास करा, और उससे कोई बॉडी जो बनाई जाती है उसको आप स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हो। लेकिन एनडीसी को तो एक्ट से भी नहीं बनाया गया। मतलब क्या? पार्लियामेंट ने एनडीसी को नहीं बनाया। देन एनडीसी को किसने बनाया? तो देखिए, ये एक सिंपल एग्जीक्यूटिव एक्शन से बना है। एग्जीक्यूटिव एक्शन मतलब क्या हो गया कि जो कैबिनेट है उसने, मतलब एग्जीक्यूटिव आप कह सकते हो कि यूनियन कैबिनेट, तो यूनियन कैबिनेट ने केवल एक रिजोल्यूशन पास किया और उसके बाद एग्जीक्यूटिव ऑर्डर देकर इसको बनाया। इसलिए आप कह सकते हो कि एनडीसी एक एग्जीक्यूटिव बॉडी, एग्जीक्यूटिव एक्शन से बनी हुई बॉडी, राइट। सो आप क्या कहोगे? एनडीसी इज नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, राइट। इसकी स्थापना हुई थी अगस्त 1952 में, राइट। ये याद रखिएगा, आपको 1 मार्क में पूछा जा सकता है, या फिर अगर आपको लॉन्ग आंसर में लिखना होगा तो ये सब पॉइंट आपको शुरुआत में ही हाईलाइट करके लिखना है, अंडरलाइन करके लिखना है, राइट। इसकी स्थापना कब हुई? अगस्त 1952। एनडीसी की फर्स्ट मीटिंग हुई थी 8-9 नवंबर 1952 में। 1952 के 9 एंड 8 नवंबर को इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी। एंड इसकी जो लास्ट मीटिंग हुई थी वो 57 मीटिंग थी, जो कि 27 दिसंबर 2012 को हुई थी, राइट। एंड सर उसके बाद क्या हुआ फिर? देखिए, आपको मैंने बताया कि 5 ईयर प्लान जो था ना, 5 ईयर प्लान, लास्ट 5 ईयर प्लान कौन सा था? 12th 5 ईयर प्लान था। वो कब से कब तक? 2012 से लेकर 2017 तक, ठीक है। तो 2012 में इसकी मीटिंग हुई थी, और एनडीसी का काम क्या है? एनडीसी का काम है कि प्लानिंग कमीशन से आगे, देखिए प्लानिंग कमीशन क्या करती है? 5 ईयर प्लान बनाती है, ठीक है। और प्लानिंग कमीशन उसको कहाँ पे भेजती है? कैबिनेट के पास भेजती है। कैबिनेट उसको पास करके कहाँ भेजती है? एनडीसी के पास भेजती है। और एनडीसी फिर कहाँ भेजती है? पार्लियामेंट के पास भेजती है, ठीक है। तो क्योंकि 12th 5 ईयर प्लान पास करना था, तो प्लानिंग कमीशन ने कैबिनेट को भेजकर फिर कैबिनेट उसको एनडीसी में भेजा। तो एनडीसी की मीटिंग हुई थी 2012 में, राइट। उसके बाद पार्लियामेंट से पास करवाया गया, एंड देन इंडिया में 12th 5 ईयर प्लान स्टार्ट किए गए। तो आप कह सकते हो कि एनडीसी की मीटिंग जो हो रखी है 2012 में ही, क्योंकि उस समय आपको 5 ईयर प्लान पास करने। उसके बाद से इंडिया में 5 ईयर प्लान का कंसेप्ट ही खत्म हो गया, एंड इसके लिए एनडीसी बैठे ही नहीं, एनडीसी का कोई मीटिंग नहीं हुआ। और इवन की बात ये भी चल रही कि एनडीसी को स्क्रैप कर दिया जाएगा, एनडीसी को हटा दिया जाएगा। इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अब बात कर लेते हैं एनडीसी के कंपोजिशन के बारे में। एनडीसी में कौन कौन लोग शामिल होते हैं? तो देखिए, एनडीसी के जो चेयरमैन होते हैं वो होते हैं द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसका मतलब ये हो गया कि ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन का अर्थ होता है कि जो भी व्यक्ति भारत के प्रधानमंत्री होंगे वो ऑटोमेटिकली एनडीसी के भी चेयरमैन बन जाएंगे, राइट। मतलब इनके लिए कोई अलग से पोस्ट या वैकेंसी नहीं निकलती है। जो भी भारत के प्रधानमंत्री होंगे वो ऑटोमेटिकली एनडीसी के चेयरमैन बन जाएंगे। तो इसके चेयरमैन कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री। और कौन कौन लोग होते हैं? देखिए, यूनियन मिनिस्टर, ये भी इनके मेंबर होते हैं। और कौन लोग? ऑल चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट्स, मतलब भारत में जितने स्टेट्स हैं, जैसे 28 स्टेट हैं इंडिया में, तो उनके जो भी चीफ मिनिस्टर होंगे वो इसके मेंबर होंगे। और क्या? सीएम या एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरी। आपको पता होगा कि दिल्ली में, ठीक है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी में, राइट। इन दोनों जगह पे ये यूटी होने के बावजूद भी यहाँ पर सीएम होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं, राइट। यहाँ पर विधानसभा आपको मिल जाएगा, चीफ मिनिस्टर वहाँ पे होते हैं। बाकी जो भी यूनियन टेरिटरीज है, बाकी जो 6 यूनियन टेरिटरीज हैं, वहाँ पर क्या होता है?
अच्छा, यूनियन टेरिटरीज का मतलब क्या हो गया? यूनियन टेरिटरीज का मतलब हो गया कि डायरेक्ट इसको यूनियन गवर्नमेंट रूल करे या यूनियन गवर्नमेंट गवर्न कर रही है, ठीक है। तो बाकी जो 6 यूनियन टेरिटरीज हैं वहां पर एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर होने का मतलब क्या हो गया कि यूनियन गवर्नमेंट वहां पर किसी एडमिनिस्ट्रेटर को भेजती है, एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट करती है कि आप देखो, आप वहां पे कंट्रोल करो एंड गवर्न करो, राइट। जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हो, ये चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर, राइट। तो ये चीज़ है, ये भी इनके मेंबर होते हैं। प्लस जो भी प्लानिंग कमीशन के मेंबर होंगे वो एनडीसी के मेंबर ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। तो ये कंपोजिशन हुआ। एनडीसी के कंपोजिशन के बारे में आप समझ लीजिए। चेयरमैन कौन होंगे? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड यूनियन मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल द स्टेट एंड सीएम और एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरीज एंड द मेंबर्स ऑफ द प्लानिंग कमीशन। ये पूरा एक कंपोजिशन हो गया एनडीसी का, राइट। अब हम लोग बात करते हैं एनडीसी के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, मतलब एनडीसी का लक्ष्य क्या है, एनडीसी क्यों काम करती है। तो देखिए, सबसे पहला टू सिक्योर कोऑपरेशन ऑफ स्टेट्स इन द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान। आपने देखा कि एनडीसी में क्या है कि चीफ मिनिस्टर्स, राइट, चीफ मिनिस्टर्स भी मेंबर है। तो मतलब क्या हो गया, उनसे भी इनपुट लेना, राइट, उनसे भी इनपुट लेना, उनकी बातों को भी शामिल करना प्लानिंग में। जो 5 ईयर प्लान बनेंगे तो प्लानिंग में उनकी बातों को भी साथ में रखना, शामिल करना और एग्जीक्यूट करवाना। मतलब क्या हो गया, भारत कैसी व्यवस्था वाला देश है, फेडरल नेचर का कंट्री। मतलब क्या हो गया, यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट, एक गवर्नमेंट सेंटर में रहती है और स्टेट में अलग गवर्नमेंट होती है। तो मतलब क्या, उन सबको कोऑपरेट करके सारे स्टेट्स को साथ में लेकर प्लानिंग में इनपुट्स डालना एंड साथ ही जब प्लान बन के तैयार हो जाए देन उसको सक्सेसफुली एंड स्मूथली एग्जीक्यूट करवाना। ये किसकी जिम्मेवारी होती है? एनडीसी की, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट कॉमन इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑल वाइटल स्फीयर। जो भी बृहद पैमाने, जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, आई मीन एनवायरनमेंट हो गया, ये सब वाइटल स्फीयर्स है ना। तो इनमें अकेले करने से तो कोई काम नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश है, वो एनवायरनमेंट के लिए काम कर रहा है और बगल वाला स्टेट है बिहार, वो काम नहीं कर रहा है, उसे क्या होगा? बेहतरी होगी? नहीं बेहतरी होगी। ये कैसे होगा? जब सारे लोग मिलके, पूरे स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, सब लोग मिलके जब काम करेंगे इकोनॉमिक अफेयर्स में या फिर बाकी सारी चीज़ों में, तो ही जाकर आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकता है एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकता है, राइट। तो सभी वाइटल स्फीयर में सभी जो स्टेक होल्डर हैं, इसमें स्टेक होल्डर कौन है? सेंटर है, यूनियन गवर्नमेंट है, सेंटर है, स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज है, तो सबको साथ में लेके आगे बढ़ना। तो ये इसके जिम्मेवारी होती है एनडीसी की। देन उसके बाद क्या है कि कंट्री के कोने कोने तक रैपिड डेवलपमेंट होना चाहिए। मतलब कोई भी पार्ट इंडिया का छूटना नहीं चाहिए। सभी जगहों पे कैसा डेवलपमेंट होना चाहिए? रैपिड एंड बैलेंस्ड, ठीक है। बैलेंस्ड और रैपिड डेवलपमेंट दोनों होना चाहिए, ठीक। ये भी एनडीसी की जिम्मेवारी। उसके बाद क्या कि इंडिया में जो भी रिसोर्सेज हैं उनका सही तरीके से मोबिलाइजेशन हो, उनको स्ट्रेंथन किया जाए, उनको और मजबूत किया जाए, ताकि जो 5 ईयर प्लान जो बनेगी, 5 ईयर प्लान जो बना है, जैसे मान लीजिए कि 5 ईयर प्लान बनाया गया है और इस समय एजुकेशन की बात करेगी कि एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाएगा, हेल्थ सेक्टर को बढ़ावा दिया जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट को कम किया जाएगा। तो इसके लिए रिसोर्सेज का सही तरीके से यूटिलाइजेशन होना ज़रूरी है ना, तभी ये 5 ईयर प्लान सक्सेसफुल हो पाएगा। तो ये काम किसका रहता है, ये जिम्मेवारी किसके पास है, किसके जिम्मे है? एनडीसी के, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। इसकी जिम्मेवारी क्या कि जो भी रिसोर्सेज हैं उसको इस प्रकार से लोकेट किया जाए ताकि जो प्लान बनाया गया है प्लान सही तरीके से एग्जीक्यूट हो, राइट। एनडीसी के फंक्शंस की अगर बात करें तो सबसे पहला फंक्शन है टू रिव्यू व्हाट? प्लान। जो भी 5 ईयर प्लान बनाया गया है, 5 ईयर प्लान एक लंबा टाइम होता है, 5 साल का टाइम होता है। तो जो भी टारगेट रखा गया था, क्या वो टारगेट सही तरीके से अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा है, उस दिशा में सरकारें बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही हैं, इस दिशा में सही तरीके से कदम उठाए जा रहे हैं कि नहीं उठाए जा रहे हैं, इस सबको रिव्यू करने का काम कौन करती है? एनडीसी, राइट। एनडीसी का काम क्या है, फंक्शन क्या है? टू रिव्यू द प्लान फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड टू रिकमेंड इनपुट। और अगर कोई कमी रह गई है और अगर कोई बढ़ोतरी की ज़रूरत है या कोई बेहतरी की ज़रूरत है तो उसको भी रिकमेंड करना कि नहीं नहीं आप ऐसे नहीं ऐसे कर लो, राइट, ताकि ये प्लान सही तरीके से एग्जीक्यूट हो पाए। तो पहला काम रिव्यू करना। नेक्स्ट फंक्शन इज टू गाइड। मतलब क्या कि नेशनल प्लान जो बनाया जाएगा तो किस प्रकार से बनाया जाए, किस प्रकार से रिसोर्सेज को एलोकेट किया जाए। पहले तो रिसोर्सेज को पता करोगे ना कि आपके पास कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, कंट्री के पास कितने पैसे हैं या कितने नेचुरल रिसोर्सेज हैं या मैनमेड रिसोर्सेज हैं, इन सबको पता करना। फिर नेशनल प्लान को फॉर्मुलेट करना, तो उसके लिए गाइडलाइन कौन तैयार करेगी? एनडीसी। मतलब क्या, ये गाइडलाइंस प्रिस्क्राइब करती है कि किस प्रकार से जो प्लान बना रहे हो वो किस प्रकार से बनेगी, राइट। साथ ही साथ आपका रिसोर्स कितना है,
ये भी पता करके देती है, और रिसोर्सेज को किस तरीके से यूटिलाइज किया जाए ये भी बताती है एनडीसी। थर्ड फंक्शन इज सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस, मतलब कि सोशल पॉलिसीज किस प्रकार से होना चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन, ये सब सोशल अफेयर की बात होगी। एंड दूसरी तरफ अगर देखें तो इकोनॉमिक अफेयर्स की जैसे बात करें तो नेशनल इनकम कैसे बढ़ेगा, पर कैपिटा इनकम किस तरीके से रेज किया जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट को किस तरह से रिड्यूस किया जाए, पॉवर्टी को किस प्रकार से रिड्यूस किया जाए, इन सब क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करना, उनके बारे में सुझाव देना, ये भी काम होता है एनडीसी का, राइट। मतलब सोशो इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए इंडिया को एक दिशा दिखाना, इंडिया के यूनियन गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को, यूनियन टेरिटरीज को, उनको दिशा दिखाने का जो कार्य होता है वो एनडीसी का होता है, राइट। नेक्स्ट, टू कंसीडर द नेशनल प्लान एज फॉर्मुलेटेड बाय द प्लानिंग कमीशन। हालांकि मैंने इसका ओवरव्यू आपको पहले भी दे रखा है कि सबसे पहले क्या होता है, प्लानिंग कमीशन प्लान का एक खाका तैयार करके आगे भेजती है यूनियन कैबिनेट को। जब यूनियन कैबिनेट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद ये पहुंचती है एनडीसी के पास, और एनडीसी के बाद ये फाइनली पार्लियामेंट से अप्रूव हो जाती है, और उसके बाद 5 ईयर प्लान स्टार्ट हो जाता है, राइट। तो मतलब क्या कि जो भी प्लान प्लानिंग कमीशन ने बनाया है तो उसको कंसिडर करने का काम भी एनडीसी का होता है, राइट। तो मतलब आप ये समझ लो, एक पूरा स्ट्रक्चर समझ लो। पहले क्या होता है, 5 ईयर प्लान किसके द्वारा, प्लानिंग कमीशन के द्वारा ड्राफ्ट होता है, राइट। आप कह सकते हो कि इसकी ड्राफ्टिंग करी जाती है, एंड प्लानिंग कमीशन के बाद ये पहुंचता है यूनियन कैबिनेट के पास, ठीक है। कैबिनेट इसको फिर अगर अप्रूव करना होगा तो अप्रूव करेगी, देन उसके बाद ये पहुंचता है एनडीसी के पास, ठीक, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ये अगर एक्सेप्ट करती है उसके बाद ये प्लान कहाँ पहुंचता है, पार्लियामेंट के पास, और अगर पार्लियामेंट इसको एक्सेप्ट कर लेती है उसके बाद कंग्रेचुलेसन, आपके यहाँ पर नया 5 ईयर प्लान स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो मतलब आप कह सकते हो कि प्लान को एक्सेप्ट करने का काम एनडीसी एक एपेक्स बॉडी है आफ्टर पार्लियामेंट। मतलब वैसे तो पार्लियामेंट ही सारे काम करेगी, पार्लियामेंट फाइनल डिसीजन तो पार्लियामेंट का लेना ही हुआ, बट एनडीसी एक बहुत बड़ा और क्रूशियल रोल प्ले करती है यहाँ पर, ठीक है। हालांकि एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर रिमाइंड कर दूँ कि एनडीसी क्या होता है ना, एनडीसी ये एक केवल रिकमेंडेशन दे सकती है, एडवाइस दे सकती है, ये एडवाइजरी बॉडी। मतलब क्या हो गया कि इसके जो सजेशंस होते हैं दे आर नॉट बाइंडिंग, दे आर नॉट बाइंडिंग। मतलब क्या हो गया, इसके जो सजेशंस हैं जरूरी नहीं है कि पार्लियामेंट उसको एक्सेप्ट ही करे, लेकिन एडवाइस देने का काम होता है। और जनरली क्या होता है, प्रैक्टिकली अगर बात करूं तो एनडीसी के जो एडवाइसेस होते हैं उनको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, क्योंकि आप देख सकते हो कि एनडीसी में कौन कौन लोग शामिल हैं, कि प्राइम मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर हैं, सीएम्स हैं, फिर एडमिनिस्ट्रेटर है यूनियन टेरिटरीज के, फिर प्लानिंग कमीशन के मेंबर है। तो इतने बड़े तरीके से एक सुपर कैबिनेट का निर्माण कर देता है, तो इनकी बातें टालना, हालांकि प्रैक्टिकली नहीं होती, इनकी बातें टाली नहीं जाती, लेकिन थ्योरेटिकली अगर आप कहोगे तो एनडीसी की जो बातें होती हैं वो केवल एडवाइजरी, दे आर नॉट बाइंडिंग। पार्लियामेंट उनको एक्सेप्ट करे ऐसा जरूरी नहीं, ठीक है। और हालांकि इस कंपोजिशन में सेक्रेटेरिएट भी होता है, एनडीसी का एक अलग सचिवालय होता है, सेक्रेटरीज होते हैं, राइट, आईएएस ऑफिसर्स वगैरह बैठे होते हैं, वो सब भी इसमें इनपुट डालते हैं। तो एक बड़ा एक सुपर कैबिनेट बन के काम करती है, ठीक है। तो एनडीसी काफी पावरफुल बॉडी थी। लेकिन 2015 में जब नीति आयोग का गठन किया गया उसके बाद इस एनडीसी का ही अस्तित्व खतरे में आ गया। मतलब ये एनडीसी जो है ना, अब एक कह सकते हो कि एक अलमारी में बंद हो गई है, मतलब इसका कोई यूज ही नहीं हो रहा है। मतलब क्या कि इसका जो एग्जिस्टेंस है ना, अब ये उतना ज्यादा प्रभावी नहीं रहा है। देखिए इसके कारण के बारे में समझते हैं। पहले क्या था, पहले प्लानिंग कमीशन एग्जिस्ट करा करती थी, ठीक है। 2015 से पहले प्लानिंग कमीशन एग्जिस्ट किया करती थी, और उसमें स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन नहीं था, जैसा कि हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि प्लानिंग कमीशन या नीति आयोग में क्या डिफरेंस है, सबको भी हम लोग देखेंगे। तो आप वहां पर ये पाओगे कि प्लानिंग कमीशन में स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन नहीं था, ठीक है, और एनडीसी में स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन था। एनडीसी में स्टेट के सीएम, यूनियन टेरिटरीज के एडमिनिस्ट्रेटर, उनका भी रिप्रेजेंटेशन था, तो वहां पर बातें सुनी जाती थी। तो एनडीसी उस समय इसलिए एक फेडरल नेचर का एक बॉडी था। फेडरल नेचर मतलब यहाँ पर स्टेट्स का भी रिप्रेजेंटेशन है और सेंटर का भी रिप्रेजेंटेशन है, तो इसलिए एनडीसी काफी प्रभावी हुआ करती थी। लेकिन जब नीति आयोग बना, जब प्लानिंग कमीशन की जगह पे नीति आयोग बना, तो नीति आयोग में बहुत अच्छे तरीके से स्टेट्स को भी एकोमोडेट किया गया। स्टेट्स के भी चीफ मिनिस्टर्स वगैरह रहते हैं इसमें, यूनियन टेरिटरीज के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स में रहा करते हैं, गवर्निंग काउंसिल एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, हम लोग डिस्कस करेंगे इसको आगे। तो मतलब क्या हो गया, यहाँ पर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज का है ही, सब कुछ तो है ही, तो फिर एनडीसी जो है ना, इनका जो अस्तित्व है वही खतरे में आ गया। अब ये एक डोरमेंट आप कह सकते हो कि अब ये कोई ध्यान ही नहीं देता है। और इवन की मोदी गवर्नमेंट ने 2016 में एक न्यूज़ आई थी कि 2016 में ऐसा डिसाइड कर रही है कि एनडीसी को ही खत्म कर दिया जाए। हालांकि इस पर अभी कोई डिसीजन नहीं लिया गया, एनडीसी अभी भी एग्जिस्ट करती है, और लेकिन
ऐसा सोचा जा रहा है, ऐसा गवर्नमेंट सोच रही है कि एनडीसी को फाइनली खत्म ही कर दिया जाए, क्योंकि इसका कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस रह नहीं गया, क्योंकि जो चीज़ें प्लानिंग कमीशन में नहीं थी वो एनडीसी फुलफिल कर रहा था, इसलिए एनडीसी की एग्जिस्टेंस उस समय मायने रखती थी। लेकिन जो भी कमी थी वो तो नीति आयोग में पूरा ही हो गया ना, ठीक है। नीति आयोग में तो स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन हो ही गया, तो फिर उसके बाद एनडीसी को खत्म करने पे बात चली है। हालांकि अभी तक खत्म नहीं हुआ है, तो देखते हैं आगे क्या होता है, बट एनडीसी की तरफ अब कोई ध्यान भी नहीं देता। और आपने देखा भी लास्ट जो मीटिंग हुआ था 2012 में, उसके बाद से मीटिंग वगैरह भी नहीं हुई। तो ये पूरा टॉपिक था एनडीसी के बारे में। और हाँ, अगर आपको इस चैप्टर का नोट्स चाहिए देन आप लोग टेलीग्राम के इस चैनल पर जुड़ सकते हो, वहाँ पर मैं नोट्स शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ये लिंक भी दे रखा है, या फिर आप ब्लेड लर्नर K12 सर्च करोगे, वहाँ पर आपको चैनल मिल जाएगा, देन वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। एंड अगर आप टेलीग्राम यूज़ नहीं करते, बहुत सारे बच्चे नहीं करते, देन आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक जो दे रखा है वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग, देखिए नीति अर्थात योजना। नीति एक संस्कृत वर्ड है, उसका अर्थ होता है योजना। हालांकि ये एक एक्रोनिम है, NITI। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका अर्थ ये है, राइट। एंड इसके बारे में आप समझ लेते हैं। देखिए इसकी स्थापना जो करी गई थी वो प्लानिंग कमीशन की जगह पे की गई। मतलब क्या? प्लानिंग कमीशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, 1950 में इसकी स्थापना करी गई, और फाइनली ये 2014 तक ही चला। उसके बाद 2015 से नीति आयोग उसके जगह पे आ गई। मतलब इसने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करा। प्लानिंग कमीशन जिसको काम दिया गया था 5 ईयर प्लान इंडिया में बनाने के लिए एंड इंडिया में लॉन्च करने के लिए, तो उसके जगह पे अब फाइनली ये नीति आयोग काम कर रही है, ठीक। ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसके बारे में हम लोगों ने एनडीसी एंड प्लानिंग कमीशन के बारे में भी डिस्कस किया था। अच्छा, होता क्या है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मतलब होता है जिसका जिक्र आपको कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं मिलेगा। नॉन कॉन्स्टिट्यूशन होने का अर्थ ये हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में बातें आपको नहीं मिलेगी। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल के लिए इलेक्शन कमीशन हो गया, फाइनेंस कमीशन हो गया, ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में इनका जिक्र है। बट ना प्लानिंग कमीशन, ना एनडीसी, ना ही नीति आयोग, इन सबका कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं जिक्र नहीं है, इसलिए ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। सेकंड इज नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। देखिए सबसे पहले ये समझते हैं कि स्टैट्यूटरी मतलब क्या होता है। स्टैट्यूटरी बॉडी होने का मतलब ये हो गया कि पार्लियामेंट के किसी एक्ट के द्वारा बना हुआ बॉडी होना चाहिए, ठीक है। लेकिन एनडीसी, प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग, ये तीनों ही नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। मतलब क्या? पार्लियामेंट ने इसको नहीं बनाया, पार्लियामेंट ने कोई कानून पास करके इसको नहीं बनाया है। तो सर ये कैसे बना है? तो देखिए ये केवल एक एग्जीक्यूटिव एक्शन से बना। मतलब क्या? यूनियन कैबिनेट एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया, एक रिजोल्यूशन पास किया, और उसके बाद ये इंस्टीट्यूशन बन गई। तो ये एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बना हुआ इंस्टीट्यूशन है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015। याद रखिएगा, हैप्पी न्यू ईयर के दिन में 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसको याद करने का एक और तरीका हो सकता है। मोदी सरकार पहली बार कब आई थी सत्ता में? 2014 में। और कब? मई में, ठीक है। तो मई में आने के बाद, मई 2014 में आने के बाद उन्होंने प्लान कर रखा था कि प्लानिंग कमीशन को खत्म ही करना है। तो उस साल उन्होंने प्लानिंग कमीशन को खत्म कर दिया, और अगले साल के हैप्पी न्यू ईयर के दिन उन्होंने एक नई इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश कर दी जिसका नाम है नीति आयोग। तो ऐसे याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। और ये रिजोल्यूशन से बना, यूनियन कैबिनेट के रिजोल्यूशन से, राइट। अब हम लोग नीति आयोग के कंपोजिशन के बारे में बात कर लेते हैं कि नीति आयोग में कौन कौन लोग होते हैं। तो इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो होते हैं द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और ये वापस से एक्स ऑफिशियो होते हैं। मतलब क्या हो गया कि एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होने का यही हुआ अर्थ कि इनके लिए कोई अलग से अपॉइंटमेंट नहीं होगा। जो भी प्राइम मिनिस्टर होंगे इंडिया के, वो नीति आयोग के चेयरपर्सन होंगे, राइट, ऑटोमेटिकली। तो पदेन अध्यक्ष होते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट, इसके एक वाइस चेयरपर्सन होंगे। वाइस चेयरपर्सन को पीएम साहब नॉमिनेट करते हैं। और अभी कौन है ये भी आप याद रखिएगा, मे भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप याद रखिएगा राजीव कुमार, ठीक है। अभी कौन है वाइस चेयरपर्सन? राजीव कुमार, ठीक है। प्रोमिनेंट एक इकोनॉमिस्ट है और इनको बनाया गया वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग। देन उनके नीचे एक सीईओ होते हैं। ये कौन है? तो इनका नाम भी याद रखिएगा, ये है अमिताभ कांत। ये अमिताभ कांत साहब है, ये भी एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं। इनको भी प्रधानमंत्री ने सीईओ नॉमिनेट कर रखा है नीति आयोग के। और कौन लोग होते हैं? तो देखिए सबसे पहले फुल टाइम मेंबर्स होते हैं। कुछ फुल टाइम मेंबर होते हैं, ठीक है। ये अब डिपेंड करता है, इनका नंबर वैरी कर सकता है। ये अब डिपेंड करता है कि प्रधानमंत्री किनको फुल टाइम मेंबर बनाते हैं नीति आयोग का। तो फुल टाइम मेंबर होते हैं। नेक्स्ट, कुछ पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं। वो मैक्सिमम 2 ही हो सकते हैं, ठीक है। ये मैक्सिमम 2 हो सकते हैं जिनको रिलेवेंट इंस्टीट्यूशन सबसे उनको बुलाया जाता है, उनको अपॉइंट किया जाता है। मतलब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से या किसी बड़े यूनिवर्सिटी से उनको इन्वाइट किया जाता है, उनको यहाँ पर पार्ट टाइम मेंबर के तौर पर जगह दी जाती है। नेक्स्ट क्या? नेक्स्ट होते हैं एक्स ऑफिसर मेंबर्स। ये मैक्सिमम 4 हो सकते हैं। और ये कहाँ से आते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो केंद्रीय
मंत्रिमंडल होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, उसमें से प्रधानमंत्री साहब क्या करेंगे, मैक्सिमम 4 व्यक्ति को अपॉइंट कर सकते हैं एज एक्स ऑफिसर मेंबर। फॉर एग्जाम्पल के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से जैसे फाइनेंस मिनिस्टर को उन्होंने ले लिया, होम मिनिस्टर को उन्होंने ले लिया, राइट। तो ऐसे ही वो चुन सकते हैं कि आप आ जाओ, नीति आयोग के वे मेंबर आप बन जाओ। तो ये तो ऐसे कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 4, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा एक गवर्निंग काउंसिल होता है। गवर्निंग काउंसिल में कौन होते हैं, तो इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं एंड यूटीज हैं, राइट, वहाँ के रिस्पेक्टिव सीएम्स, या फिर अगर वो यूनियन टेरिटरीज है देन वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर, लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड सो ऑन, राइट। तो जितने भी स्टेट है वहाँ के सीएम, एंड आपको पता होगा कि दिल्ली एंड पुडुचेरी वो दोनों जगह एक यूटी होने के बावजूद भी वहाँ पर सीएम है, ठीक है। दिल्ली में सीएम होते हैं और पुडुचेरी में भी सीएम होते हैं, हालांकि ये दोनों ही यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, तो ये लोग भी मेंबर होते हैं। एंड बाकी जैसे चंडीगढ़ हो गया, अंडमान एंड निकोबार हो गया, आई मीन जम्मू एंड कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, तो इन सब जगहों से जो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर होंगे या लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे उनको भी इसका मेंबर बनाया जाता है। नेक्स्ट क्या है, रीजनल काउंसिल। देखिए रीजनल काउंसिल जो होता है ना, ये टेम्पररी बेसिस के लिए बनाया जाता है। मतलब क्या, ये स्पेसिफाइड टेन्योर के लिए होता है केवल। गवर्निंग काउंसिल ये परमानेंट होता है, ये हमेशा होगा ही, बट रीजनल काउंसिल ये टेम्पररी बेसिस के लिए बनाए जाते हैं। और ये बनाए इसलिए जाते हैं क्योंकि किसी, मान लीजिए किसी एरिया विशेष के लिए, किसी एरिया विशेष के लिए कुछ स्पेसिफिक इशू होंगे या फिर उनके कुछ ग्रीवांसेस होंगे, उनके लिए स्पेशली बनाया जाता है, राइट। और इसके मेंबर कौन होंगे, तो जो भी उन रीजन से, उस क्षेत्र से संबंधित सीएम या फिर एडमिनिस्ट्रेटर या लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे, उनको इसका मेंबर बनाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए कि हिमालयन स्टेट है, अब हिमालयन एरिया में या उस क्षेत्र में विकास करने के लिए नीति आयोग ने सोचा कि कुछ काम करना है, ठीक है, या फिर कोई इशू होगा, तो फिर क्या होगा कि हिमालयन जो भी स्टेट होंगे, हिमालय से भी लगे हुए जो भी स्टेट्स होंगे, उन ही सीएम्स को या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर को इसका मेंबर बनाया जाएगा, ठीक है। कारण क्या है कि हिमालयन स्टेट में आपको डेवलपमेंट करना है, ठीक है। तो मतलब समझ में आ गया, किसी रीजन विशेष के लिए, या फिर आप मान सकते हो कि नॉर्थ ईस्ट के लिए, नॉर्थ ईस्ट के लिए अगर रीजनल काउंसिल बनाया गया तो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट को उसमें शामिल कर लिया जाएगा और वहाँ के सीएम या फिर जो एडमिनिस्ट्रेटर या लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनको उनमें शामिल किया जाएगा। हालांकि नॉर्थ ईस्ट में तो आपको एडमिनिस्ट्रेटर, लेफ्टिनेंट गवर्नर तो नहीं होते हैं, बट सीएम्स को वहाँ पे ले जाया जाएगा और इसका मेंबर बनाया जाएगा, ठीक। तो ये रीजनल काउंसिल हो गया। इसके अलावा स्पेशल इन्वाइटीज भी होते हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट को, बहुत सारे स्पेशलिस्ट को, प्रैक्टिशनर को, जो भी जिस भी फील्ड के, मान लीजिए एग्रीकल्चर हैं, इकोनॉमिक्स हैं, मनी एंड बैंकिंग, या अलग अलग फील्ड्स के लोगों को इसमें इनवाइट किया जाता है कि आप आओ नीति आयोग के मेंबर बनो, ठीक है। क्यों, इसके बारे में हम लोग जानते हैं, क्योंकि नीति आयोग एक थिंक टैंक के तौर पर काम करता है, राइट। डिफरेंस क्या है नीति आयोग एंड प्लानिंग कमीशन के बीच में, डिफरेंस देख लेते हैं। पहले प्लानिंग कमीशन इंडिया में एग्जिस्ट करती थी एंड उसके बाद नीति आयोग को बना दिया गया, प्लानिंग कमीशन खत्म करके नीति आयोग की स्थापना करी गई। तो आखिर कंपोजिशन में डिफरेंस क्या है, इसको देख लेते हैं। देखिए नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन में एक सिमिलरिटी तो ये है कि दोनों के ही चेयरपर्सन कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। दोनों के ही चेयरपर्सन कौन होंगे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वाइस चेयरपर्सन कौन होंगे, पीएम साहब अपॉइंट करेंगे नीति आयोग में। और प्लानिंग कमीशन में कौन होते थे, डेप्यूटी चेयरमैन होते थे, जिनको कैबिनेट रैंक दी जाती थी, ठीक। नेक्स्ट गवर्निंग काउंसिल। तो देखिए गवर्निंग काउंसिल में नीति आयोग में सीएम्स रहेंगे और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स रहेंगे। प्लानिंग कमीशन में यही गवर्निंग काउंसिल का काम कौन कर देता था, एनडीसी, जिसके बारे में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था। अगर आपने नहीं देखा है, आप यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करके पहले देख लें उसको, तब आपको समझ में आएगा अच्छी तरह से। प्लानिंग कमीशन में गवर्निंग काउंसिल के रूप में कौन काम करता था, एनडीसी। इसलिए आज के समय में एनडीसी की कोई मीटिंग नहीं होती, उसका जो अस्तित्व है वही खतरे में, क्योंकि उसकी रेलिवेंसी खत्म हो चुकी है। क्योंकि उसके जगह पे तो सीएम और एलजी तो ले ही ना आप। प्लानिंग कमीशन में एनडीसी की जरूरत इसलिए पड़ी थी क्योंकि प्लानिंग कमीशन में स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन नहीं था, लेकिन एनडीसी में था, इसलिए एनडीसी की जरूरत पड़ती थी। लेकिन यहाँ पर नीति आयोग में तो डायरेक्टली स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन है, इसलिए यहाँ पर एनडीसी की जरूरत नहीं पड़ती। मेंबर सेक्रेटरी की बात करें तो उनको सीईओ के नाम से जाना जाएगा। जैसे आप जानते हो नीति आयोग में एक सीईओ है, अभी अमिताभ कांत जी है, वो है, उनको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेंगे, ठीक। प्लानिंग कमीशन में सेक्रेटरीज होंगे, मेंबर सेक्रेटरीज होंगे, जिनको यूजुअल प्रोसेस के थ्रू, जैसे यूपीएससी से जो निकल के आते हैं आईएएस ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, वो इसके थ्रू बनते हैं, प्लानिंग कमीशन के सेक्रेटरीज बनते हैं, ठीक। पार्ट टाइम मेंबर्स, तो देखिए यहाँ पर पार्ट टाइम मेंबर्स होंगे। प्लानिंग कमीशन में ऐसा पार्ट टाइम मेंबर का कोई सिस्टम नहीं था, ये डिफरेंस है। फुल टाइम मेंबर की अगर बात करें तो देखिए फुल टाइम मेंबर नीति आयोग में होते हैं और प्लानिंग कमीशन में भी होते थे। प्लानिंग कमीशन जो लास्ट प्लानिंग कमीशन था उसमें 8 फुल टाइम मेंबर्स थे, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि नीति आयोग में फुल टाइम मेंबर होंगे, लेकिन इनका नंबर वैरी करते रहता है और ये प्लानिंग कमीशन से छोटा भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है, ठीक। नेक्स्ट अब सबसे बड़ा क्वेश्चन कि नीति आयोग ने क्यों प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया। आखिर प्लानिंग कमीशन में ऐसी क्या चीजें थी
जिसके जगह पे नीति आयोग को लाने की आवश्यकता पड़ गई? पहला इसका जवाब, नीति आयोग एक थिंक टैंक के रूप में काम करता है, एक फोरम के रूप में काम करता है। वहीं प्लानिंग कमीशन केवल 5 ईयर प्लान बनाती थी, केवल यही डिसाइड करती थी कि उन प्लान को अचीव करने के लिए रिसोर्सेज का किस प्रकार से एलोकेशन हो। जबकि नीति आयोग एक थिंक टैंक मतलब क्या? सरकार का दिमाग, सरकार के दिमाग के रूप में काम करेगी। सरकार के लिए प्लानिंग तो बनाएगी, साथ ही साथ आगे बढ़ने के लिए, अलग अलग डोमेन में आगे एक्सपैंड करने के लिए, भविष्य के आने वाली चुनौतियों को देखते हुए आगे के निर्णय लेना, आगे की प्लानिंग करना, ये सारा काम नीति आयोग करेगी। बट प्लानिंग कमीशन का क्या था? केवल 5 ईयर प्लान बनाओ एंड उस प्लान को अचीव करने के लिए रिसोर्सेज का सही तरीके से एलोकेशन हो, केवल इतना देखना, राइट। नेक्स्ट, कंपोजिशन जो नीति आयोग का है ना, वो ज्यादा इंक्लूसिव है। ज्यादा इंक्लूसिव होने का मतलब क्या हो गया कि यहां पर स्टेट्स को रिप्रेजेंटेशन दिया गया है काफी ज्यादा। प्लानिंग कमीशन में स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन नहीं, ठीक है, उसका रिप्रेजेंटेशन आपको एनडीसी में मिलता था, राइट, इसलिए एनडीसी की जरूरत थी यहाँ पे। लेकिन नीति आयोग में स्टेट्स को ही रिप्रेजेंटेशन दिया गया था। वैसे आपको एक अंदर की बात बताता हूं, जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उनको प्लानिंग कमीशन से बहुत सारी दिक्कतें होती थी, काफी ज्यादा वो प्लान लेके जाते थे, काफी सारी चीजें डिमांड करते थे वो प्लानिंग कमीशन से, लेकिन प्लानिंग कमीशन उनका सुनता ही नहीं था। तो मोदी जी ने सोच रखा था गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए ही कि इनमें बहुत सारी खामियां हैं, और आते ही उन्होंने पहले ही साल में उन्होंने क्या किया? प्लानिंग कमीशन को हटा ही दिया, राइट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टेट्स का ज्यादा सुना नहीं जाता था, स्टेट्स के बारे में ध्यान नहीं दिया जाता था प्लानिंग कमीशन। जबकि नीति आयोग को ज्यादा इंक्लूसिव रखा गया है। नीति आयोग को के बारे में कहा ही जाता है कि ये क्यों एस्टैब्लिश किया गया है? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, इस वर्ड को आप मेंशन करिएगा एग्जाम में, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का अर्थ क्या होता है कि फेडरलिज्म के बारे में आपने पढ़ रखा होगा क्लास 10 में। फेडरलिज्म मतलब होता है कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन, पावर आप डिवाइड कर दो सेंटर और स्टेट्स के बीच में, और उस फेडरलिज्म को, डिवीजन ऑफ पावर को कोऑपरेटिव तरीके से आगे बढ़ाया जाए। पावर का डिवीजन तो हो ही, लेकिन कोऑपरेशन के साथ आगे बढ़े। इंडिया में फेडरलिज्म है, बिल्कुल है, बट उसको कोऑपरेशन से आगे बढ़ाने के लिए नीति आयोग एक बहुत अच्छा काम करती है, एक प्लेटफॉर्म प्रदान करती है, राइट। नेक्स्ट, अप्रोच में भी डिफरेंस था। नीति आयोग बॉटम अप अप्रोच पे काम करती है, वही प्लानिंग कमीशन टॉप डाउन अप्रोच पे काम करती है। इसका अर्थ ये हो गया कि प्लानिंग कमीशन कैसे काम करती थी? एक 5 ईयर प्लान बना दिया पूरे देश के लिए, पूरे इंडिया के लिए यही प्लान रहेगा, इसी के हिसाब से काम होगा। ये क्या हो गया? टॉप डाउन अप्रोच। मतलब क्या? वन साइज फिट्स ऑल प्लान, एक ही प्लान बना दो पूरे इंडिया के लिए, वही प्लान काम करेगा। बट प्लानिंग कमीशन की जगह पे जो नीति आयोग बना, उसने क्या किया? बॉटम अप अप्रोच। मतलब क्या? स्टेट्स को सुनो, स्टेट्स की बातों को सुनो। जो ये इंडिया है, इंडिया के अंदर जो डिफरेंट स्टेट्स है, उनकी बातों को सुनो, उनसे पता करो कि आपके क्या ग्रीवांसेस है। अगर उनके कुछ स्पेसिफिक जरूरत है तो उनके लिए रीजनल काउंसिल भी काम कर रही है, जैसे नॉर्थ ईस्ट के लिए अलग रीजनल काउंसिल बना दिया, हिमालयन स्टेट के लिए अलग रीजनल काउंसिल बना दिया, या फिर अलग अलग जगहों के लिए चीजें अलग अलग हो सकती है। मतलब स्टेट्स अगर मजबूत होंगे ना तो इंडिया भी मजबूत होगा। ये अप्रोच लेके चलती है नीति आयोग। तो ये चीज है। मतलब क्या हो गया? नीति आयोग ये मानती है कि स्टेट से ही देश बनता है। स्टेट्स की सुनो, स्टेट्स क्या चाहते हैं, उनकी बातों को आगे आप ध्यान में रख के तब आप चीजें डिसाइड करो। ये है नीति आयोग का अप्रोच, राइट। नेक्स्ट जो कि मैंने आपको बता भी रखा है कि प्लानिंग कमीशन का जो रूल था ना, वो केवल पॉलिसी बनाना था, कि ब्रॉड पॉलिसी बना दिया और उस कैपेसिटी में आप एडवाइस करते रहो, केवल सरकार को एडवाइस करते रहो कि सरकार ऐसे ऐसे करो आप, राइट। लेकिन नीति आयोग क्या करती है? ये एलोकेशन तो करती है, पॉलिसी तो बनाती है, साथ ही साथ स्टेट से भी बात करती है, स्टेट्स को भी रिसोर्सेज एलोकेट करती है उनके नीड के हिसाब से। जिस स्टेट को ज़्यादा ज़रूरत है उसको ज़्यादा रिसोर्सेज दे दो, जिस स्टेट को कम ज़रूरत है उसको कम रिसोर्सेज शेयर करो। मतलब क्या? सबको दुलार प्यार से आगे बढ़ाओ, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अप्रोच कौन सा है? बॉटम अप अप्रोच, ठीक। नेक्स्ट, स्टेट्स का जो इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत कम हुआ करता था। कहाँ पर? प्लानिंग कमीशन में, ठीक है। क्योंकि स्टेट्स कैसे उसमें इन्वॉल्व होती थी? एनडीसी के थ्रू, जैसा मैंने आपको बताया। प्लानिंग कमीशन में डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं था स्टेट का, स्टेट्स एनडीसी के थ्रू प्लानिंग कमीशन में इन्वॉल्व होती थी। एनडीसी का पार्ट थी स्टेट और उसके थ्रू प्लानिंग कमीशन में इन्वॉल्व हुआ करती थी। लेकिन नीति आयोग में तो डायरेक्टली स्टेट्स का इन्वॉल्वमेंट है, डायरेक्टली स्टेट्स अपनी बातें रख सकती हैं। स्टेट के सीएम्स हैं या लेफ्टिनेंट गवर्नर या फिर जो भी एडमिनिस्ट्रेटर है, वो अपनी बातों को खुद से रख सकते हैं, अपने नीड्स को खुद से रख सकते हैं एक जगह पे, एक फोरम में, राइट। तो नीति आयोग क्या है? थिंक टैंक, एक फोरम का काम करती है जहां पर हर एक स्टेट आते हैं, अपने अपने नीड्स के हिसाब से चीजों को आगे रखते हैं और सरकार उस हिसाब से काम करती है। बॉटम अप अप्रोच, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ये सब ऐसे वर्ड है ना जो आप मेंशन कर सकते हो अपने आंसर में, राइट। ऑब्जेक्टिव्स क्या? नीति आयोग के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, जरा इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव,
कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को आगे बढ़ाना, मैंने आपको बता ही रखा है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को फोस्टर करना ताकि स्टेट्स का जो इन्वॉल्वमेंट है वो ज़्यादा बेहतर ढंग से हो सके, ज़्यादा हो सके, राइट। नेक्स्ट, विलेज लेवल के प्लान्स को भी फॉर्मुलेट करना, मतलब विलेज लेवल से बढ़ो, फिर सिटी लेवल पे, फिर आप बात करो स्टेट लेवल की, एंड देन नेशनल लेवल की। मतलब क्या हो गया, बॉटम अप अप्रोच, नीचे से शुरू करो, ऐसे छोटे 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 स्टेजेस वाइज आप डेवलपमेंट करो, उनकी बातों को भी सुनो। ऐसा नहीं कि आपने एक प्लान बना दिया और पूरे देश में सभी जगह पे अप्लाई कर दिए, सर ऐसा होता ही नहीं। हाथ की 5 उंगलियां ही एक जैसी नहीं होती, तो एक प्लान सभी लोगों के लिए काम कैसे करेगा, राइट। सभी जगह के ग्रीवांसेस अलग होते हैं, इशूज अलग होते हैं, राइट। या फिर घर में 5 बच्चे हैं, अब एक सब्जी बना दो, किसी को अच्छा लगेगा, किसी को अच्छा नहीं लगेगा, तो वही चीज़ है, प्लान आप एक जैसा कैसे बना सकते हो, राइट। इसलिए प्लानिंग कमीशन को इस तरीके से बनाया गया। नेक्स्ट है कि उन सेक्शन के लिए, समाज के उन सेक्शन के लिए ज़्यादा ध्यान दो जिनको हो सकता है इकोनॉमिक प्रोग्रेस का फायदा ना पहुंचे। मे बी अंत्योदय जो एक प्रोग्राम शुरू किया जाता है सरकार के द्वारा, या फिर आप कह सकते हो कि SC ST, या फिर सुदूर क्षेत्र में, या फिर कहीं पर मान लीजिए कि बाढ़ग्रस्त इलाका है, या फिर कहीं अकालग्रस्त इलाका है, तो उन सब एरियाज में वहाँ पर शायद उनको इकोनॉमिक प्रोग्रेस का फायदा ज़्यादा नहीं मिल पाएगा, तो उन लोगों पर ज़्यादा ध्यान दो। फॉर एग्जाम्पल के लिए आदिवासी हो गए, या किसी ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ तक रीच पहुँचा ही नहीं। अभी भारत में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर इकोनॉमिक प्रोग्रेस का फायदा अभी तक नहीं पहुँचा है, उन एरियाज तक ज़्यादा ध्यान देना, ये भी एक मकसद है नीति आयोग का। नेक्स्ट क्या कि जो भी नेशनल इंटरनेशनल थिंक टैंक है, वर्ल्ड के बहुत सारे थिंक टैंक होते हैं, बहुत सारे थिंक टैंक इंस्टीट्यूशन होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, इंडिया के भी बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज, इंस्टीट्यूशंस हैं, थिंक टैंक्स हैं, तो उन सब से कोलैबोरेट करना, उनसे पार्टनरशिप करना और नई नई चीज़ों को अडॉप्ट करना, राइट। ये भी ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट इज नॉलेज, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरियल सपोर्ट सिस्टम को डेवलप करना, इंडिया में उस तरीके की चीज़ों को डेवलप करना ताकि यहाँ पर नॉलेज ज़्यादा फोस्टर हो सके, इनोवेशन बढ़ सके, एंटरप्रेन्योरियल जो एक्टिविटीज़ हैं वो इंडिया में डेवलप हो सके। इसके लिए बहुत सारे काम करे नीति आयोग। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग पे फोकस करना। जैसे बहुत सारी चीज़ें, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपको बताता हूँ, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड करके नीति आयोग का ही एक प्रोग्राम है। मतलब क्या हो गया, एक कार्ड रहेगा, जैसे हम लोग क्या करते हैं, अभी हमारे पास बहुत सारे कार्ड होते हैं, ATM कार्ड अलग होता है, उसमें फिर डेबिट कार्ड अलग, क्रेडिट कार्ड अलग हो गया, फिर मेट्रो के लिए कार्ड अलग होता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे हमारे पास कार्ड्स रखे होते हैं। मतलब क्या हुआ, अब नीति आयोग इसके लिए काम करे कि एक कॉमन मोबिलिटी कार्ड होगा और उस कार्ड से हम लोग ATM में भी जा सकते हैं, पैसे निकाल सकते हैं, रेस्टोरेंट में भी खाना खा सकते हैं, मेट्रो में भी चल सकते हैं, बस में भी पैसे पे कर सकते हैं, कहीं और जाना हो वहाँ पे भी चीज़ें कर सकते हैं, कहीं और पे करना होगा वहाँ पर भी ये कर सकते हैं। मतलब क्या होगा, एक कार्ड के माध्यम से आप बहुत सारे काम कर सकते हो, मतलब एक कार्ड से ही सारे काम हो जाएंगे, ठीक है। तो इन सब एरियाज में भी काम करिए नीति आयोग। तो देख रहे हो आप कि मतलब क्या, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन पे फोकस हो रहा है उनका, कैपेसिटी बिल्डिंग में, इंडिया में कैपेसिटी बिल्डिंग हो सके, ये भी ऑब्जेक्टिव है, ये भी गोल है नीति आयोग का। नेक्स्ट है कि स्ट्रैटेजिक एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसीज को डिजाइन करना। मतलब क्या हो गया, जो 5 ईयर प्लान बनते थे वो कितने साल के लिए, 5 साल के लिए, नाम से ही लग रहा है 5 ईयर, 5 साल के लिए बनते थे। लेकिन अब नीति आयोग लॉन्ग टर्म डिजाइन करती है, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज को डिजाइन करती है और उनके प्रोग्रेस को मॉनिटर करती है, ठीक है। साथ ही साथ जो डिफरेंट स्टेक होल्डर है, जो भी लोग लगे हुए हैं, जैसे मान लीजिए एजुकेशन में डेवलप करना है कुछ चीज़, ठीक है, एजुकेशन में कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, उसमें आपको बेहतर बनाना है इंडिया को, तो क्या हुआ, उसमें जो भी स्टेक होल्डर्स लगे हुए हैं उनके साथ पार्टनरशिप करना, ठीक है। जैसे स्कूल्स हो गए, टीचर्स हो गए, प्रोफेसर्स हो गए, उन सब चीज़ों को डेवलप करना, इंडिया में वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी डेवलप करना है तो उसके लिए काम करना, ये सब, ठीक है। फिर लोगों में जो इनोवेशन के नए नए तरीके होते हैं बच्चों में या जो यंग है उनमें, तो उन सब चीज़ों के लिए अटल इनोवेशन लैब और भी नए नए प्रोजेक्ट खुलाना, ये सब काम नीति आयोग का है, जिसमें से कुछ हम लोग समझ लेते हैं कि कुछ करंट इनिशिएटिव क्या क्या है नीति आयोग की। तो देखिए, नीति आयोग ने हाल ही में 15 ईयर प्लान आगे बढ़ा है, ठीक है, 15 ईयर प्लान, 7 ईयर विजन। देखिए होता क्या है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा आपको बताया था 15 ईयर प्लान के बारे में, कि आपको पता होगा कि एक हम लोग MDG पे काम कर रहे थे, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर काम कर रहे थे, जिसका टाइम पीरियड था 2015 तक। कुछ टारगेट सेट करके रखा था वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज ने, ठीक है, वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्री जो कि यूनाइटेड नेशंस के मेंबर है, उन लोगों ने 2015 के लिए एक टारगेट सेट करके रखा था कि हम लोग ये टारगेट अचीव करेंगे टिल 2015 तक हम लोग को कर लेना है। लेकिन ये उतने टारगेट अचीव नहीं हो पाए और ये थोड़ा सा आप कह सकते हो उतना ज़्यादा सही नहीं था, मतलब कॉम्प्रिहेंसिव नहीं था। उसके बाद हम लोग MDG से आगे बढ़े और अब हो गया SDG, ठीक है, 2015 तो बीत गया, अब उसके बाद फिर SDG पे हम लोगों ने काम करना शुरू कर दिया। मतलब यूनाइटेड नेशन के जो भी मेंबर स्टेट है उन लोगों ने SDG को साइन कर रखा है कि SDG मतलब क्या हो गया, 2030 तक का टारगेट रखा गया है वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज के द्वारा कि 2030 तक हम लोग कुछ टारगेट अचीव करेंगे, ठीक है। तो उसी को लेके इंडिया ने भी 15 ईयर प्लान बना रखा है, ठीक है। हम लोग क्या करते थे, पहले 5-5 साल के लिए प्लान बनाते थे ना, अब नीति आयोग ने लॉन्ग टर्म के प्लान बनाने शुरू कर दिए। तो 15 साल का रोड मैप भी तैयार किया कि किस प्रकार से SDG के जो एरियाज हैं उनमें
डेवलपमेंट हो सके, उनको अचीव किया जा सके। फिर 7 ईयर विजन करके भी नीति आयोग का एक प्रोग्राम है। फिर अटल मिशन फॉर रेजुनेवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन करके अमृत प्लान है, ये अर्बन डेवलपमेंट के लिए काम किया जाता है। मतलब जो अर्बन एरिया है, शहरी इलाके हैं, उसमें किस प्रकार डेवलपमेंट हो सके, इसके लिए काम कर रही है नीति आयोग। देन डिजिटल इंडिया, अटल इनोवेशन मिशन, ये सब नीति आयोग के कुछ रिसेंट एंड करंट इनिशिएटिव्स हैं। फिर जैसा मैंने आपको बताया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट फ्रेमवर्क 2018 से 2022 के लिए उन्होंने साइन कर रखा है। फिर इसमें पॉवर्टी एलिवेशन, अर्बनाइजेशन, हेल्थ, वाटर एंड सैनिटेशन, एजुकेशन, जॉब क्रिएशन, जेंडर इक्वालिटी, यूथ डेवलपमेंट, इन सब एरियाज में नीति आयोग काम कर रही है, राइट। सो आई होप कि ये लेसन आपके लिए बहुत कॉम्प्रिहेंसिव होगा। मतलब इसका अगर नोट्स बना लेते हो आप, देन आपको कोई और मटेरियल रेफर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है। इससे ज़्यादा आपके एग्जाम में किसी भी तरीके से क्वेश्चन नहीं आ सकते नीति आयोग से रिलेटेड, राइट। तो अगर आपको फिर भी नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ से आप या तो टेलीग्राम चैनल पे जाकर नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, या फिर अगर आप टेलीग्राम नहीं चलाते हो देन आपको लिंक में वो नोट्स मिल जाएंगे, PDF मिल जाएंगे, राइट। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे क्यूरियस। थैंक यू सो मच।